हेलो, वेलकम टू माय शो। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा। इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया है। यानी कि अब ये हमास के पीछे कहां कहां जाएंगे, ये हमास के लीडर्स को एलिमिनेट करने के लिए। गाजा में भी बड़े हमले की तैयारी सुनने में आ रहा है कि हो रही है, और पूरी दुनिया देख रही है मिशन को। और अब जो कतर में हमला हुआ है, इससे अब क्या ये जंग गाजा से निकल कर बाहर जा रही है? अमेरिकन थिंक टैंक है, उनके रूए रवां है एंडी खान साहब, उनका ये दावा था मेरे प्रोग्राम में कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो गाजा से निकलेगा। इस पर भी बात करेंगे। साथ हमारे पास जो है वो अर्बन वॉरफेयर के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो हैं मेजर सफदरपुर साहब, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम दोनों मेहमानों को जोड़ लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। एंडी खान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, और मेजर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। मेजर साहब, ये जो हमला किया है इजराइल ने दोहा में, कतर में, पिन पॉइंट स्ट्राइक की है और हमास के लीडर एलिमिनेट कर दिए, बड़े सीनियर लीडर बताए जाते हैं। तो क्या जंग अब गाजा से बाहर निकल रही है, या फलस्तीन से जो है और इजराइल से ये बाहर जा रही है और दूसरे अरब ममालिक में? और एक सवालिया निशान तो इस्लामी दुनिया के ऊपर भी खड़ा हो गया ना, कि जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब क्या रिस्पॉन्ड करे, कैसे करेगी? कतर ने तो कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा कि भी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज किया जाए। तो वो तो चैलेंज हो गई। जी। देखिए सर, ये मुझे लग रहा है कि युद्ध का आखिरी स्टेज है, आखिरी फेज है। जितने भी टावर और हाई राइज बिल्डिंग्स थी इजराइल ने गाजा में, वो सब गिरा दी हैं, जिसे वो टेरर टावर्स कह रहे थे। तो अब ये लास्ट फेज है, और अटेम्प्ट किया गया था कि जो आखिरी दो लीडर्स बचे हैं उनको मारा जाए, पर उसके बदले 6 कतर के हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग मारे गए हैं। और जो हमास की लीडरशिप है, कतर की सरकार ये दावा कर रही है कि जो दो क्रिटिक, जो इंपॉर्टेंट हमास की लीडरशिप है, वो सेफ है, पर 6 कतरी लोग इसमें मारे गए हैं। ठीक है सर, एक तो ये है। दूसरा, ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक हुई है, अब कतर पछता रहा होगा कि एक तरफ तो उसने अपने मुल्क में हमास की लीडरशिप को पनाह दे के रखा है, दूसरी साइड पे उन्होंने अमेरिका की मिलिट्री को भी एक मिलिट्री बेस देके रखा है। इजराइल ने इतना प्रेशर डाला होगा अमेरिका पे कि आप मिलिट्री बेस कतर में, हमास की लीडरशिप कतर में, तो अमेरिका ने इतना प्रेशर डाला होगा कि कम से कम आप हमें इंटेलिजेंस दे दो, बाकी का सारा काम हम कर देंगे। और वही हुआ है। इट इज बीन डन on the basis of intelligence sharing by American CENTCOM with the Israelis, or Israel का Mossad or whoever it is. They have taken information, live, real time information and intelligence on the ground from America, और अमरीकियों ने ये पूरी खुफिया जानकारी दे दी कि अब सारे आ चुके, आप हमला कर दो। और ये हमला हुआ है। और इससे पहले जब ईरान ने हमला किया था, तो ईरान ने बता के किया था कि भाई हम मुसलमान मुल्क है, हम अमेरिका का मिलिट्री बेस टारगेट कर रहे हैं, हम कतर को नहीं टारगेट कर रहे। तो बार अमेरिका को सब कुछ पता होने के बावजूद अमेरिका चुप रहा। जायज सी बात है, इजराइल हमेशा अमेरिका को लूप में रखता है, सलाह मशवरा करता है, क्योंकि अब फायर फाइटिंग डोनाल्ड ट्रंप ने करनी है, जिसने फोन कॉल की, कतर के सुल्तान से बात की है उन्होंने, और कतर के सुल्तान से माफी भी मांगी और बोला है कि इसके बाद कभी भी कोई भी हमला कतर पे नहीं होगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना वादा और जुबान दी है कतर के शेख, जो लीडर है, जो राजा है कतर के। तो अब देखते हैं कि कतर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। कतर या तो अमेरिकन मिलिट्री की जो एक्सेस है और मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा अप टू अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट या डिस्टेंस,
या फिर इनकी स्ट्रेंथ को घटवाएगा। और देखिए कतर को सरेआम ये कतर के साथ धोखा हुआ है कि वो नेगोशिएशंस भी करा रहे, सेटलमेंट भी कराने के चक्कर में, और इजराइल ने ये हरकत की। और इजराइल के लिए फायदा यह है कि अगर उन्होंने वाकई ही जो आखिरी दो इंपॉर्टेंट हमास के जो जरूरी लीडरशिप वाले लीडर थे, यदि वो इस हमले में मर गए हैं, तो ये इजराइल के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और हमास अगर बचे हुए इजराइल के हॉस्टेजेस दे दे इजराइल को वापस, चाहे जिंदा या मुर्दा, मैं दावे से बोल सकता हूं कि युद्ध का वो आखिरी क्षण होगा, आखिरी समय होगा, आखिरी दिन होगा, और सीज फायर उस दिन अनाउंस हो जाएगा जिस दिन ये बचे कुचे जिंदा या मुर्दा इजरायली हॉस्टेजेस को इजराइल को वापस कर देंगे। एंडी तो खान साहब, अब बहुत क्रिटिकल टाइम है, अब देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं हमास। ठीक है। एंडी खान साहब, समरपुर साहब कह रहे हैं कि युद्ध जो है अपने आखिरी दिनों पे खत्म होने जा रहा है, इट्स ऑन इट्स लास्ट लेग। डॉक्टर साहब, दुनिया में कोई जंग खत्म नहीं होती। ठीक हो गया। दुनिया में कोई जंग खत्म नहीं होती। ये सारे के सारे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिंड्रोम है। इसके लिए वर्ल्ड वॉर 3 का होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये खत्म हो ही नहीं सकता। मैं आज भी अपने स्टैंड के ऊपर कायम हूँ। जहां तक आप बात कर रहे हैं ना अमेरिका की, कि ये शायद है कि अमेरिका का जो सेंटकॉम का एक्सेस है वो कम हो जाएगा, उनकी तादाद कम हो जाएगी। देखें डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले चलता हूँ। थोड़ा सा तारीख से कोई नहीं सीखता, अमेरिका ने भी नहीं सीखा। आदत है पूरी दुनिया की, किसी को अपनी गलतियां याद नहीं रहती। बिल क्लिंटन साहब प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और जापान के अंदर एक लड़की की लाश मिलती है जिसका रेप हुआ है। रेप करके उसका कत्ल कर दिया गया, उसके बाद उसकी लाश सड़क के ऊपर फेंक दी गई। जब उसकी जी। इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके अंदर से पता चलता है कि 2 अमेरिकन मरीन्स है जिन्होंने ये हरकत की। अमेरिकन मरीन्स जिन्होंने ये हरकत की, उसके बाद आधा जापान निकल के मुजाहरे करने शुरू कर देता है, और जापान की गवर्नमेंट बैठ जाती है कि हाँ भाई आओ, टेबल के ऊपर आओ। और उसके बाद अमेरिकन मिलिट्री को बंद कर दिया गया उनके बेस के अंदर। क्या वहां से अमेरिकन निकल गए? नेवी आज भी वहां मौजूद है, नेवी आज भी वहां मौजूद है, मरीन्स आज भी वहां मौजूद है, बेसेस आज भी वहां है। वो बेस से बाहर नहीं निकलते, हॉस्पिटल उन्होंने अंदर बना लिया, मगर मौजूद वो वही है। आज भी अमेरिका के जहाज वहां लैंड होते हैं, ये नहीं है कि नहीं होते। तो सेंटकॉम को अगर आप उसके बेस के अंदर भी बंद कर देंगे ना, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। देखिए, ये फलस्तीन का मसला जो है, मैं इसके ऊपर बड़ा आज भी क्रिस्टल क्लियर हूं कि ये एक अरब मसला है, ये पूरी दुनिया का मसला नहीं है। और ये मसला दुनिया को देने वाला जो मुल्क है वो बड़े सुकून से चिल मार रहा है बैठ के, बरतानिया, जिन्होंने ये बेगैरती की है। 1946 से लेकर 1948 तक इन्होंने 3 वादे किए। पहले इन्होंने फलस्तीनियों से वादा किया कि हम तुम्हारे हवाले करेंगे ये जगह, और तुम तुर्कों के अंडर नहीं रहोगे। उसके बाद उन्होंने फ्रांस से वादा किया कि सिंस लबनान तुम्हारी कॉलोनी था, हम ये तुम्हारे हवाले कर देंगे, ये भी तुम्हारे अंडर ही रहेगा, तुम्हारे अंडर इन्फ्लुएंस चलता रहेगा। और फिर इरगुन ने 46 से 48 तक जो बरतानिया के बाजे बजाए हैं, बम फाड़ फाड़ के, मतलब उन्होंने बरतानिया की फाड़ दी, और इतनी फाड़ दी कि बरतानिया ने तक आके उनसे भी वादा कर लिया कि हम तुम्हें ये जगह दे देंगे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है सर। असल में जूते पड़ने चाहिए बरतानिया की गवर्नमेंट को। ये जो कुछ हो रहा है आज उनकी वजह से हो रहा है। शाही खानदान को जब तक बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आज नेपाल में हुआ है ना, कि ना हुकूमत वाले बचे, ना अपोजिशन वाले बचे, ना जज बचे, ना सदर बचा, कोई भी नहीं बचा, सबको जूते पड़े हैं आज। तो बरतानिया में शाही खानदान को ऐसे ही जूते पड़ने चाहिए। बरतानिया के वहां बेवजह सड़कों के ऊपर निकल के जाके बकिंगम पैलेस के सामने करें मुजाहरे, उनको दें गालियां, जिनका ये क्रिएट किया हुआ है सारा कुछ। और चर्चिल की कब्र के ऊपर जाके जूते मारे उस बेगैरत इंसान के, जिसने सारी जिंदगी अपने नशे में गुजार दी, और अपने नशे की खातिर जो है वो दुनिया में पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे पुट्ठे फैसले करके चला गया, मर गया। और आज भी उसकी इज्जत बचाने के लिए आज भी बरतानिया की हुकूमत जो है वो उसके कागजात छुपाती फिरती है। तो जूते तो इन लोगों को पड़ने चाहिए।
ठीक हो ये गया, जो कुछ लेकिन हो रहा है ये पढ़ेंगे, किसी भी जंग का इख्तिताम नहीं होने जा रहा। अच्छा, यहां जंग से है आपको भैया, ये पता चल जाएगा कि ये जो अरब हैं, ये जितना उछल रहे थे ना पिछले दिनों के, सऊदी अरब ये मसला सॉल्व करवाएगा, कतर ये मसला सॉल्व करवाएगा, अब इनके अंदर कितना टेस्टिकुलर फॉर्टिट्यूड है वो सारी दुनिया को बताया जाएगा। लेट्स जस्ट बी क्लियर अबाउट दिस। ये जवाब नहीं देंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ईरान नहीं है। वो ईरान था जिसने पलट के जवाब दिया था। कतरियों में इतनी हिम्मत नहीं है जवाब दे। और इनके वो जब भी सारे झगड़े नहीं मुकते, इनके सर आपस के झगड़े नहीं मुकते अरबियों के, जब ये अरब वर्ल्ड का ये हाल है। मैं आपको गारंटी के साथ एक बात कहता हूं, आज आप अमेरिका को, सेंटकॉम को निकाल दीजिए कतर से बाहर, आपको अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कतर नजर भी नहीं आएगा। इसके पड़ोसी इसको जो है ना वो खा पी के बराबर कर देंगे। और यही हाल सऊदी अरब के शाही खानदान का है। अमेरिकन को वहां से निकाल लीजिए, अमेरिकन गारंटीज और सिक्योरिटीज जरा पुल कर लीजिए सऊदी अरब से। मैं देखता हूं उसके बाद कितने दिन सरवाइव करती है आले सऊद की गवर्नमेंट। बिल्कुल। तूर साहब, सर ये तो गेम उल्टी पे आ गई। वो कह रहे हैं ना कि जंग कदे खत्म ही नहीं होती, और ये जो है अगर अमेरिकन वहां से चले जाए कतर से तो उसको हड़प कर लेंगे सारे। और बड़ा उन्होंने अमेरिका, आइडिया दिया आज, वैसे ये आइडिया बहुत जबरदस्त है सर कि अमेरिका क्यों जाएगा, क्यों जाएगा छोड़ के? ये जो इन्होंने आइडिया दिया ना सर, ये जो आइडिया दिया इन्होंने कि यार ये आज पता नहीं एको क्यों आ रही है, ये दो दो जगह पे आ रहा है, समझ नहीं आ रही क्या मैंने गड़बड़ की है। अच्छा, एनीवे, ये आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है कि डगेजों पैलेस के सामने प्रोटेस्ट किए थे। वैसे वहां प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर 8-10 लोग वहां के चले जाएं, वहां उठा लें कि यू क्रिएटेड द कश्मीर प्रॉब्लम, सॉल्व इट नाउ, यू क्रिएटेड बालफोर एग्रीमेंट, सॉर्ट इट नाउ, और चर्चिल की कबर पे जाके मुजाहरे करन लोग, तो एक नवा ही एंगल होगा। मेरे एको भी आ रही है ना, आ रही है सर एको, बट मैनेजेबल है सर। तो बेसिकली सर, ब्रिटेन is now the Islamic Republic of Great Britain. It is a Islamic nation now. बड़ी बात की है। That is how we see it. It is a Islamic nation. It is no more a white man's country anymore. तो पहली चीज तो I would like to congratulate all those people who belong to Islam and who have been the colonies of UK. My heartiest congratulations that you have taken over a country which has kept the world in chaos. And मैं तहे दिल से दरख्वास्त करूंगा और चाहूंगा कि पूरे तरीके से कोई भी गोरा वहां जी, पे पावर में ना रहे, ताकि ये रियलाइज करे कि इन्होंने जो जो मुल्क तबाह की है और जो जो इन्होंने ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स छोड़े दुनिया में, जी, उनका नतीजा मुझे लग रहा है कि जो इस्लाम से रिलेटेड लोग हैं वो इन्हें रोज, इन्हें चुन चुन के याद दिलवाएंगे और बदला लेंगे इनसे, और इनको इनकी हिस्ट्री पे थूक थूक के इन्हें बोलेंगे कि पढ़े, और इसे घोटा मार के बैठ जाए कि आप दुनिया की बर्बादी के लिए 99% रिस्पॉन्सिबल हो। इजराइल और पैलेस्टाइन का गदर यूके ने किया, इंडिया पाकिस्तान का यूके ने किया, अफगानिस्तान पाकिस्तान का यूके का किया, और आप समझ लें कि फॉकलैंड आइलैंड्स अर्जेंटीना के साथ इनका स्यापा रहा है। तो यूके कुछ इतना, इट हैज नॉट बीन अ वेरी नाइस नेशन, बल्कि कई बार तो मुझे लगता है कि जब इंडिया पाकिस्तान एक थे प्री इंडिपेंडेंस, सबसे ज्यादा शहीदी इंडिया और पाकिस्तान के फैमिलीज ने दी, और वो बंदों ने दी जो रॉयल ब्रिटिश आर्मी के लिए शहीद हुए मजबूरी में, क्योंकि हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिश की। हमारी फैमिलीज ने सफर किया, हमारे परदादा परदादियां सब ऐसे रुल गई जैसे। तो वही मैं बता रहा हूं सर कि बलूचिस्तान भूल गए आप हो जज साहब, करो।
जी बलूचिस्तान भूल गए आप, बलूचिस्तान भूल गए, ये भी बरतानिया का क्रिएट किया हुआ ही है। हाँ जी, नहीं नहीं, ये मैं भूला नहीं हूँ, भूला अच्छा नहीं हूँ। बलूचिस्तान है, कश्मीर है। जी जी। तो मैं अब वही बलूचिस्तान बताना की चाह रहा हूँ। बर्बादी के बलूचिस्तान की बर्बादी की वजह भी बरतानिया ही है। बिल्कुल। बलूचों को भी बकिंगम पैलेस के सामने जाके जो है ना वो जूतियों के हाथ डालने चाहिए इनको। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सेहत सर अच्छी हो गई आपकी, बेहतर लग रहे हैं। अब तो सर मैं इतना बताना चाहूंगा कि अब बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे आ चुकी है पूरी दुनिया। हम्म, कतर को उकसाएगा रशिया और चाइना। यूएन में भी कंडेम किया जाएगा और रशिया और चाइना अमेरिका का नाम ओपनली ड्रैग करेगा कि यह अमेरिका ने ही हमला करवाया है या हमला किया है सर इजराइल की तरफ। देखें, नेतन्याहू एक कदम भी अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं ले सकता। नहीं विदाउट yes, taking Donald Trump into confidence, he could not have make such a big move. और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर एक फैक्टर और है जिसे हम नहीं देख रहे। इसे मेजर साहब इस तरह से देखिए कि क्या इसराइल के पास कोई ऐसा जहाज है जो 2200 किलोमीटर दूर जाके अटैक करके वापस मुड़ के लैंड कर जाए? नहीं नहीं है ना, नहीं, नहीं है ना। मेरी तो फिर इत्तला ये, के मुताबिक तो नहीं है। हाँ तो फिर नहीं है सर। ये ऑपरेशन जहाज एंटिटी शायद, में भी कीनिया में लैंड किए थे सर ये रिफ्यूलिंग के लिए, तो दे डोंट हैव एनीथिंग। हाँ तो ये उतरे ही जो है ना कहीं बीच में रिफ्यूल होके वहां से ये दोबारा उड़े हैं, ये कतर में उतरे हैं, वहां से रिफ्यूल हुए हैं और उसके बाद अटैक करके वापस चले गए अपने लास्ट रिफ्यूलिंग पॉइंट के ऊपर। सर कतर पता में चला कि रिफ्यूल हुए हैं ये। ये सेंटकॉम ने रिफ्यूल किए हैं सर, मैं बता रहा हूँ आपको। ओए लो जी, कर लो गल। माय गॉड, मतलब जहाज कतर। इसराइल के कतर में सेंटकॉम में उतरे, रिफ्यूल हुए, वहां से टेक ऑफ करके फिर अगर उन्होंने। इन एयर भी हुए हैं तो रिफ्यूलिंग टैंकर जो था वो अमेरिका का था। हाँ। हाँ यस यस। यस। और इट इज अ पॉसिबिलिटी के बीच में कोई इनका कैरियर रहा हो अमेरिका का जिसके ऊपर ये उतरे हैं, वहां से इन्होंने रिफ्यूल किया है, वहां से उड़े हैं। ये सर ये यूरोपियन मिलिट्री बेस जर्मनी या कोई ऐसी जगह से टेक ऑफ किए हैं एंड ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट से ही किया है, फाइटर जेट से नहीं किया है। अगर तो फाइटर सर जेट से इसराइल के पास तो बॉम्बर है ही नहीं, इसराइल के पास तो बॉम्बर ही कोई नहीं है। बॉम्बर ही, हाँ बॉम्बर ही नहीं है, तो बेसिकली ये जो बॉम्बिंग हुई है ये फाइटर जेट से हुई है। आई थिंक इट इज नॉट डन बाय अ बॉम्बर एयरक्राफ्ट। मतलब ये तो टाइम ही बताएगा। पर ये जो आपने थ्योरी बताई है कि कतर में ही उतर के उन- वहीं पे फ्यूल डलवा के वही बम डाल के चले गए। हाँ, तो इन्हें यू नेवर नो सर, कतर यू नेवर नो। नहीं, कतर छोड़ के क्यों जाना? वहीं पे ऊपर चक्कर लगाओ, वहीं गिराओ, वहीं पे लैंड कर जाओ मिलिट्री बेस में। बोला हमें क्या पता कौन कोई गिरा के चला गया हो। एग्जैक्टली exactly. हमें क्या पता कौन करके चला गया। ये भी हो सकता है। और कम्युनिकेशन टावर जो हिट किया था ईरान ने वो तो अभी तक डाउन है, तो सही बात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो है ही नहीं किसी चीज का इस है ही वक्त। नहीं, है ही नहीं। सर ये सब ड्रामाबाजी है कि जी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है और हमारे पास आयरन डोम है और हमारे पास ये जंगों में सर सारा देखे, कुछ होकर सामने आ गया है। इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कॉन्स्टेंटली कह रहे थे कि हमें जो स्टीव विटकॉफ का प्लान है वो मंजूर है, वी आर रेडी टू एग्री टू स्टीव विटकॉफ प्लान। मगर दैट इज दूसरी जानिब उनके जो इत्तेहादी हैं नेतन्याहू साहब के, बिन गवीर साहब, वो कॉन्स्टेंटली ये कह रहे थे कि जो एक और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं वो कॉन्स्टेंटली ये कह रहे थे कि हम गजा को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे। और ये उसी का शाखसाना है। इसराइल के अंदर इस वक्त ठीक ठाक डिवाइड पाया जाता है इस चीज के ऊपर। बहरहाल जहां तक उनकी आवाम की बात है, अगर आप उनसे पूछें तो लास्ट सर्वे के मुताबिक 80% उनकी जो आवाम है वो ये कहती है कि फलस्तीनियों को खत्म कर दो, कोई फलस्तीनी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और जहां एक पूरी की पूरी 80% 90% पॉपुलेशन ये कहना शुरू कर दे
कि आप दूसरी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दें, वहां किसी की आवाज नहीं सुनी जाती। इसीलिए इनकी जो हिस्ट्री है, जो कुछ इन्होंने किया है बरतानिया के साथ, वो बड़ी काबिल जिक्र है कि ये शुरू से दहशतगर्द रहे हैं। ये शुरू से ही इस मेंटालिटी के हामिल और कायल रहे हैं कि दुनिया में फसाद मचाया जाए, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो फ़लस्तीन के अंडर बरतानिया रेलवे स्टेशन हो, या वो बरतानिया के पुलिस स्टेशन हो, उनको बम से उड़ा दो। इवन के विंस्टन चर्चिल तक को इन्होंने असैसिनेट करने का पूरा प्लॉट किया। तो ये वो लोग हैं कि जो शुरू से ही दहशतगर्द हैं, और वो आज दहशतगर्दी कर रहे हैं। और वेस्टर्न दुनिया को एक डिवाइड हमें नजर आता है, और गजा ने ये कर दिया पूरी दुनिया के अंदर कि अवाम एक साइड पे खड़ी है और हुकूमतें एक साइड पे खड़ी है। स्पेशली यूरोप के अंदर अवाम कहीं और खड़ी है और हुकूमतें कहीं और खड़ी है, और उसका अब आपको जो है ना, वो उसके अब नताइज आपको आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो कुछ आज नेपाल में हुआ है सर, इन दी अपकमिंग डेज ये आपको यूरोप में भी होता हुआ नजर आएगा। फ्रांस में होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, ये आपको होता हुआ नजर आएगा वहां पे यूरोप में। यूरोप के दिन ज्यादा दूर नहीं है। यूरोप के जितने सूरज चढ़ने से चढ़ गए, अब उतरने का टाइम है। एक अब उतरने का वीडियो टाइम है। रिलीज हुई है सर, एक वीडियो रिलीज हुई है जिसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स ने कैथीड्रल जो अभी आग लगी थी उसका एक छोटा सा रेप्लिका उसमें आग लगाई थी और बोला था कि दे विल बर्न दैट चैपल, एंड आई थिंक they have burnt that chapel. It has happened either in England or it has happened in Sweden or some country. It is recently happened, or France. सर आप ये देखें कि एक अमेरिका जैसा मुल्क वो तो जिसके अंदर नॉटरडेम में हुआ है ना, नॉटरडेम, हाँ, yes, yes, yes. नॉटरडेम। अमेरिका जैसा मुल्क Notre Dame. जहां चर्च और स्टेट का एक साफ डिवीजन हमें एक जमाने तक नजर आता रहा, आज वहां पे आवाजें उठ रही हैं कि जी इसराइल ने गजा के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च को बॉम्ब किया और वहां पे 4 लोगों को मार दिया। आज मीडिया के ऊपर आके लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं कि ये क्या किया आपने। और आप दीदा दिलेरी ये देखिए कि अवाम अब इसके ऊपर बात कर रही है, मगर गवर्नमेंट जो है वो कहाँ खड़ी हुई है। क्योंकि गवर्नमेंट को तो डर पड़ा हुआ है कि अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एपस्टीन लिस्ट बाहर आ जाए। मेरे ख्याल है बहुत खतरनाक बातें हो रही हैं। प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं और ये बातें हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में जारी रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग, जब भी मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ, आप लोग आ जाते हैं और आप लोग मुझे तो हिलाते ही हिलाते हैं, पता नहीं मेरे दर्शकों का क्या हाल करते होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का। मिलते हैं अगले शो में। उस वक्त तक के लिए मुझे एंडी खान साहब को और समंतू साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा